करे या पहल करे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जनता एकजुट हो चुकी है। इसलिए एकजुटता जनता की यह देश देख रहा है और वही जनता एकजुट होकर भारत को विश्व गुरु बनाएगा और विकसित आत्मनिर्भर लोकसभा बिहार में और उनका सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार में सुपड़ा। और हम ऐसा इतिहास दोहराएंगे जो शायद उन लोगों को कहीं भी जीतने के लिए कोशिश दिखाई नहीं पड़ेगा। पूरी तरह से फैली हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, शराब का नकली धंधा हो रहा है, जहरीली शराब बन रही है। जहरीली शराब बनाने में यहाँ के सरकार के, यहाँ के प्रशासन के, यहाँ की पार्टियां जो सत्ता में है उनके नेता इसमें सम्मिलित हैं। पेपर लीक हो रहा है, हत्याएं हो रही है, माँ बहनों के साथ बलात्कार हो रहा है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है, लूट हो रहा है। सारी की सारी अव्यवस्थाएं, अत्याचार, कानून तोड़ने वाला काम बिहार में हो रहा है। देखिए, सवाल तो खड़ा होता है कि जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं और उस पर बिहार सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश जी का बयान जो आता है व्यंग से भरा हुआ, पियोगे तो मरोगे। सवाल नीतीश कुमार जी के बयानों पर है। जहां तक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की बात है, आखिर संस्था बनी है जहां मानवाधिकार का उल्लंघन होगा, वह स्वतंत्र संस्थाएं हैं, खुद संज्ञान लेती है और जहां उस प्रकार के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वहां वह संस्था जाती है। पहली बार वह संस्था कहीं गई है ऐसी बात नहीं है, तो वह स्वतंत्र इकाई है, संस्था है, संस्था बनी है तो अपना काम करेगी और बिल्कुल स्वतंत्र है। उसमें हम लोग का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम लोग के कहने से तो नहीं आई है, सरकार के कहने से तो नहीं आई है। देखिए, कुछ चीजें ऐसी है ना जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे हम कि यह अच्छी बात नहीं है। कभी यहाँ पेपर लीक होते हैं, एक बार नहीं हुए हैं, कई बार हुआ है। यहाँ वैसे प्रश्न परीक्षाओं में आ जाता है जिसको अगर देशद्रोह कहेंगे तो ही जायज है, जो कश्मीर को एक अलग देश के रूप में दिखा देता है। यही बिहार है, एक बार नहीं 2 बार हो चुका और सरकार क्या की उस पर सिर्फ खाना पूर्ति कर लेती है, चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा के प्रश्न पत्र में भारत विरोधी सवाल कर दिए जाए। इस सरकार को, नीतीश जी को, तेजस्वी जी को सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है, किसी प्रकार से सत्ता में बने रहे और इसी कारण यह जानते हुए भी कि यह देश और राज्य के हित में नहीं है, लेकिन उनके वोट, वैसे वोट जो इसको प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी भावनाओं को हम अपने मत के रूप में बरकरार रखें, इसलिए राज्य और देश के जो हित में नहीं है उस चीजों को भी क्या सरकार, बिहार की सरकार स्वीकार कर लेती है। देश कह रहा है कि गुजरात में रिकॉर्ड टूटा है और विकास गुजरात का मॉडल है, तो उस विकास मॉडल का वहाँ बड़ी जीत हुई है और इतनी बड़ी जीत पर स्वाभाविक है कि यह उसका जो भी संदेश जाएगा सकारात्मक जाएगा। गुजरात की जीत का बहुत बड़ा सकारात्मक संदेश क्या है और नरेंद्र मोदी जी के विकास का मॉडल खड़ा किया हुआ उस राह पर गुजरात सरकार लगातार चलकर गुजरात का विकास कर रही है और पूरा देश उसको देखा है। राहुल जी भारत को ही नजरअंदाज कर देते हैं, उनकी हर भाषा में चीन और पाकिस्तान प्राथमिक रूप में होता है। भारत अब 1961 का भारत नहीं है और उनको दिखाई पड़ रहा होगा कि
भारत और चाइना में युद्ध हो रहा है, भारत के तरफ चाइना हो या पाकिस्तान हो, कोई देखने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ साथ अब भारत से लड़ने की हिम्मत भी नहीं चीन करेगा और पाकिस्तान। अगर युद्ध हुआ तो हर परिणाम भारत के पक्ष में होगा। भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार का संकल्प है कि हम देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए जो जो आवश्यक चीज होगा उसको हम अपनाएंगे। जो नीति को अपनाने की जरूरत पड़ेगी वह नीति हम अपनाएंगे। जयराम नरेश है वो। देखिए, यह बिल्कुल गलत है। भ्रष्टाचार को समर्थन देने वाले लोग, भ्रष्टाचार की बात करने वाले लोग अपने शासन काल में भ्रष्टाचार को सिर्फ बढ़ावा ही नहीं दिए, जन्म ही नहीं दिए, पूरा संरक्षित करने वाली कांग्रेस के नेता। तो क्या कोई भ्रष्टाचारी है, कोई गबन घोटाला कर रहा है, तो क्या कानून उसको छोड़ दे? अब इस नाम पर कि हम बड़े लोग हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हैं, तो हमको भ्रष्टाचार घोटाला करने का हमको अधिकार मिल जाए, भारत का कानून अधिकार नहीं देता है। तो हम यह कहेंगे कि भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। तो भारत को भ्रष्टाचार से मुक्ति कब मिलेगी? जब भ्रष्टाचार से मुक्त रखने के लिए भारत में जो कानून बना है वह कानून अपना काम करे। कई प्रकार की टिप्पणियां उन्होंने की है कांग्रेस के लोगों ने, और जो टिप्पणी है उसका कोई आप कई टिप्पणियां हैं। अगर आपके ध्यान में जिस टिप्पणी को आप चिन्हित करके हमसे प्रश्न किया, जरा उसको कहें तो ज्यादा बढ़िया होगा। अटल जी हैं जिनके ऊपर तरह तरह के आरोप हैं, इंक्लूडिंग बाबरी मस्जिद के लिए मोबिलाइजेशन करने का काम। अरे भाई, भारत की विरासत में बाबरी मस्जिद नहीं है, भारत की विरासत में राम जन्मभूमि है। और बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि पर मंदिर को तोड़कर, हम लोग बिहार के लोग रहने वाले हैं, बिहार के रहने वाले लोग हैं, हम भारत के रहने वाले लोग हैं। हम लोग सीता मैया के रसोईया को भी तोड़ा गया था। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बने गर्भगृह से लेकर मंदिर तक भी तोड़ा गया था। और बाबर ने जो वहां ढांचा खड़ा किया था वह क्या न्यायपूर्ण था? अन्याय किया था, अतिक्रमण किया था, पाप किया था बाबर ने। उस ढांचे को ढाकर वहां राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, और उस पर अटल जी को गर्व था कि भगवान के राम जन्मभूमि पर मंदिर बने। और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा रही है, और इस देश की इच्छा रही है कि भव्य मंदिर बने। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश के और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। उनके इस कार्यकाल में भगवान श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह हर भारतीयों के लिए गर्व की बात है। भले मुख्यमंत्री हो रहे हों, लेकिन बीजेपी के हमारे नेताओं और मंत्रियों के अथक प्रयास से हुआ है। आप उठाकर देखिए, सड़क में विकास हुआ है तो सड़क का पैसा कहां से आया है? प्रधानमंत्री सड़क योजना से जब सड़कें बनी है तो अटल जी की दी हुई योजना को बड़ी मजबूती से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसमें बड़ा फंडिंग करके देश के साथ साथ बिहार के ही सड़कों का उन्होंने ध्यान दिया है। रेलवे लाइन कितनी बनी है, बिजली कितना बना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिजली आपूर्ति योजना से कितना बिजली आपूर्ति के स्टेशन सब स्टेशन बने हैं, कितने तार बदले गए हैं, सिंचाई, किसानों को सिंचाई बिजली से मिले, बिजली से सुविधा उसकी उपलब्ध हो, इसके लिए गांव-गांव किसान के खेत तक पहुंचाने का प्रयास नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज बिहार सरकार का बजट देखिए, उसमें भारत सरकार का योगदान देखिए। तो यह जरूर आप कह रहे हैं कि हम ज्यादा दिन तक उनके साथ
रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज्य, देश, विकास, जनहित, गरीब कल्याण के कामों में विश्वास करती है, वह उसकी नीति है। तो बिहार में आरजेडी के शासनकाल में जो तांडव हुआ, उस तांडव से बिहार जो बदनाम हो रहा था, बिहार बीमार पड़ रहा था, बिहार से पलायन हो रहा था, तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि परिवर्तन होना चाहिए। और उस परिवर्तन के दौर में भारतीय जनता पार्टी का हक था कि जिस प्रकार से हम आरजेडी के शासनकाल के उस तांडव के खिलाफ जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया है, परिश्रम किया, बलिदान दिया है, जेल की यात्राएं सही है, केस मुकदमे उन पे हुए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर सकती थी। उस समय नीतीश कुमार जी कहां थे? कांग्रेस के तानाशाह के खिलाफ बिहार में भी जब 1990 में जब सत्ता परिवर्तन की बात आई, तो सत्ता परिवर्तन में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी भूमिका थी। और उस समय श्रीमान लालू जी को मुख्यमंत्री बनाने में कैलाशपति मिश्रा जी के योगदान को, भारतीय जनता पार्टी को योगदान को कौन नहीं जानता है। तो उस समय कांग्रेस के तानाशाह के खिलाफ में जो परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी बिहार की चाहती थी, उस समय लालू जी को नेता भारतीय जनता पार्टी मानकर बनाई। और जब लालू जी के तांडव, अराजक राज, भ्रष्टाचार से भरी इस आरजेडी की सरकार के सारे कारनामों के खिलाफ जब परिवर्तन की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता की मोह नहीं की, सत्ता का लोभ नहीं की, और नीतीश जी को सत्ता सौंपी। आप उठाकर देखिए ना, कितने विधायक उसके थे भारतीय जनता पार्टी के। यह बिल्कुल यह संदेश है और यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जनहित के लिए, राज्य के लिए, देश हित के लिए काम करती है। और उदाहरण है, मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पहली बार बनी। कांग्रेस के खिलाफ जब यहाँ कर्पूरी ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री बने, तो उसमें जनसंघ का सहयोग था। तो हम हमेशा कांग्रेस की नीति के खिलाफ रहे, शुरू से रहे, और जनसंघ की स्थापना इसीलिए हुई थी। लेकिन लोहिया की विचारधारा, जयप्रकाश जी की विचारधारा, जो कांग्रेस के खिलाफ की विचारधारा थी, उस विचारधारा पर राजनीति करने वाले लोगों ने कांग्रेस के साथ समझौता किया। इसका मतलब है कि उनकी कोई नीति नहीं है। लोहिया जी को उन्होंने धोखा दिया है, उन्होंने समाजवाद को धोखा दिया है, उन्होंने जयप्रकाश नारायण को धोखा दिया है, बिहार और देश को धोखा दिया है। तो यह लोगों के द्वारा किए गए कारनामों और उनके इतिहास के पन्नों को उलटिए तो पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है। हमेशा हम कांग्रेस के विरोध में, और ये लोग कांग्रेस के विरोध करते थे, और जब कुर्सी की बात आती थी तो कांग्रेस से समझौता कर लेते थे। उसी तरह से आज सत्ता में बरकरार रहने के लिए तुष्टीकरण की नीति को अपनाकर बड़ा गर्व करते हैं कि मैं तुष्टीकरण कर रहा हूं। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष में रहकर अच्छा काम करता है, सत्ता में आने के बाद में महागठबंधन कहती है, लेकिन जनता क्या कहती है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां विकास हो रहा है, वहां सुशासन है, वहां भ्रष्टाचार नहीं है, और जहां जहां देश की सीमाओं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां सीमा की सुरक्षा में भी, और सीमा पार से होने वाले किसी भी प्रकार के तस्करी हो या किसी प्रकार की कार्रवाई हो, वहां राज्य सरकार वहां बड़ी तत्परता से देश नीति, राष्ट्र नीति के साथ राज्य सरकार भी काम करती है। लेकिन बिहार की सरकार देखिए क्या करती है, तुष्टीकरण की नीति के लिए क्या है, किसी ने देखेंगे। देखिए बिल्कुल उनका बयान गलत था, और आप कह रहे हैं कि आप भारत के गृह राज्य मंत्री भी हैं। मैं भारत के गृह राज्य मंत्री होने के नाते कह रहा हूं, और बहुत जोर देकर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जहां सब सुरक्षित है,
और अल्पसंख्यक भी सुरक्षित है। और जिसकी बात वो कर रहे हैं, जिस अल्पसंख्यक की, वह दुनिया के किसी देश से सबसे ज्यादा भारत में सुरक्षित है और उनकी सुरक्षा केंद्र की सरकार की नीति भी है। इसलिए वह जो कह रहे हैं वह आरजेडी के खोते हुए जनाधार से अलबलाकर वह ऐसी भाषा बोल रहे हैं। आज बताइए ना, विकास गंगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के भव्य प्रयास से बह रही है, क्या चिन्हित करके होता है? जो क्राइटेरिया उसके आधार पर सबका समाज, सबका विकास हो रहा है। और सबसे ज्यादा सुरक्षित जिस अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं वह भारत में है। और भारत का एक एक नागरिक यह भी महसूस करता है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित देश अभी भारत है। भारत की इतनी प्रतिष्ठा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कि दुनिया ने देखा है यूक्रेन और रूस के बीच उस युद्ध को, युद्ध विराम करके भारत के 35,000 से ज्यादा छात्रों को, भाइयों को, बहनों को अपने देश आने का एक प्रकार से मौका दिया, युद्ध विराम करके। जो भारत का तिरंगा थाम लिया वह सुरक्षित हुआ यूक्रेन और रूस के युद्ध में। पाकिस्तान के लोगों को भी वहां से निकलना पड़ा, या किसी भी वैसे लोग को, तो वह भारत का नाम लेकर ही वहां से बाहर निकला। और वह 2 दिन का माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर जो यूक्रेन और रूस ने जो इस युद्ध को विराम दिया था, यह बताता है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय दुनिया में भी सुरक्षित है और भारत में रहने वाला, भारत का हर नागरिक सुरक्षित है। देश के रहने वाले हों तो भारतीय जनता पार्टी के मूल विचार में है। और यह बहुत इस देश का स्वभाव है कि माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के उस खोए हुए या गौरव पर धूल जो पड़ा था उसको बिल्कुल साफ सुथरा कर उस गौरव पर गर्व करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ बढ़ रहे हैं। और उस आत्मनिर्भरता का लक्ष्य है कि 2047 में जब भारत इस अमृत काल के अंतिम पैदान पर होगा, यानी कि स्वतंत्रता का 100वां वर्ष होगा, उस समय दुनिया में प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा भारतीयों का इस लक्ष्य से काम कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, देखिए नीतीश कुमार जी हर मौके पर हर प्रकार की बात करते हैं। जनता पार्टी को परम पूज्य अटल जी पे गर्व है और अटल जी भी भारतीय संस्कृति और भारतीय विरासत पर पूरा भरोसा करते थे। वंदे मातरम गीत उन्हीं के समय आपको पता है कि अमेरिका में गाया गया। उसी समय भारतीय संस्कृति का जो भारतीय विकास में सहायक भी है, उसकी बात अटल जी हमेशा कहा करते थे। अटल जी की 5 कविताओं को पढ़ लेंगे तब नीतीश जी को समझ आएगा कि अटल जी की भावनाएं क्या थी। पेपर लीक का मामला सर, ये गांधी जी नहीं, उस समय के कुछ नेताओं की यह भूल थी और शायद तत्काल पद पा लेने की जो इच्छा थी, जो नेता एक हिंदुस्तान में स्थापित हुए, एक नेता पाकिस्तान में स्थापित हुए, और उन दोनों की तुष्टीकरण के कारण एक वातावरण बना और बंगाल में जो उपद्रव हुआ था उसको ओझल करते हुए देश की मन स्थिति को लोग समझा नहीं। कुछ लोगों ने पद की लोलुपता और अति शीघ्रता के लिए देश के बंटवारा की नींव डाली। भारत के संविधान में
अभी तक जातीय जनगणना नहीं कराया है। और जो राज्य जातीय जनगणना कराने की बात करता है उसको केंद्र सरकार रोक भी नहीं रही, केंद्र सरकार रोक नहीं रही। लेकिन भारत के संविधान ने जो शुरू से प्रारंभ से ही जो व्यवस्था की है उसके आधार पर जातीय जनगणना उस संविधान के रूल्स के मुताबिक अभी तक स्थापित नहीं हुआ है। एक बार जरूर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2011 में कुछ गणनाएं कराई थी इस प्रकार की, और उस गणना के आधार पर केंद्र सरकार भी और विभिन्न प्रकार के विभिन्न राज्य सरकारों ने उस गणना के आधार पर अगर जो योजनाएं बनती है तो उसका सहारा लेकर उसका क्रियान्वयन करती है। नीतीश जी को मुख्यमंत्री बने हुए कितने साल हो गए? 17 साल हो गए। 17 साल बाद सुधार यात्रा पर निकले। इसका यही मतलब कि अभी तक उन्होंने कोई सुधार नहीं किया है, कोई सुधार नहीं किया। और हताशा की यह यात्रा है। जब जनाधार खो बैठे हैं, उनको लग रहा है कुरहनी हार और गोपालगंज की हार और मुकामों में बड़े मत को प्राप्त जब भारतीय जनता पार्टी की है तो उनको लगता है कि उनका जनाधार खिसक चुका है। जो भी यात्रा कर ले, है ना, जनता को विकास यात्रा में विश्वास है और विकास की गंगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बह रही है। लोकतंत्र है, किसी को यात्रा करने का अधिकार है और वह तैयारी सिर्फ कोरोना के अंदेशे को देखकर नहीं है। जिस समय कोरोना दुनिया में फैल रही थी, भारत में जब उसका आगमन भी नहीं हुआ था, उस समय से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। और यही कारण है कि कोविड जैसे महामारी को हम बहुत हद तक पराजित किए और सफलता प्राप्त किए। उसमें नरेंद्र मोदी जी के नीति कामयाब हुई। भारत ने वैक्सीन बनाया, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान सफलतापूर्वक भारत में चला और चल भी रहा है। दुनिया मानती है कि भारत ने जो कोविड का वैक्सीन बनाया वो बहुत प्रभावी है। और उस समय से लेकर अभी तक, यानी कि जब से कोविड महामारी प्रारंभ हुआ उस समय से लेकर अभी तक भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सजग रही है और हर प्रकार से अपनी तैयारी कर रखी है कि अगर वैसी स्थिति भारत में आती है तो हम उसका मुकाबला कर सके, हम उस पर विजय हासिल कर सके, कोविड को पराजित कर सके। और उस पर जितनी संभावनाएं, जितनी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, भारत आज उस चीज को प्राप्त कर रखा है। भारत सक्षम है कोविड की लड़ाई लड़कर उसको पराजित करे या पहल करे, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ जनता एकजुट हो चुकी है। इसलिए एकजुटता जनता की यह देश देख रहा है और वही जनता एकजुट होकर भारत को विश्व गुरु बनाएगा और विकसित आत्मनिर्भर बिहार में हारून का सुपड़ा साफ कर देंगे बिहार में सुपड़ा। और हम ऐसा इतिहास दोहराएंगे जो शायद उन लोगों को कहीं भी जीतने के लिए कोशिश दिखाई नहीं पड़ेगा। धन्यवाद।